हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल साइंस एजुकेशन हब। मेरा नाम निहाल तिवारी और आज हम अपने सेल के थर्ड लेक्चर पे आ गए हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि कैसे सेल की डिस्कवरी हुई, सेल क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, ठीक है, और यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। सेकेंड लेक्चर में मैंने सेल थियरी बताई। सेल थियरी बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, बहुत एम्पल टाइम लेके पढ़ा। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कि जो सेल थियरी को बहुत अच्छे से समझा होगा, जो स्वान की हाइपोथेसिस को, स्वान के दोनों रिसर्च को काफ़ी अच्छे से समझा होगा, आज वो बहुत अच्छे से ओवरव्यू ऑफ सेल को समझेगा। अब पहले जान लेते ओवरव्यू ऑफ सेल क्या होता है। ओवरव्यू ऑफ सेल मतलब हम एक सेल के बारे में, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सारी बातों को जो है बहुत छोटे में डिस्कशन करेंगे। बट ध्यान दीजिएगा, इसमें इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई टिपिकल सेल प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। फिलहाल अभी हम प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक सेल की बात करेंगे। प्लांट सेल, एनिमल सेल की बात करने के लिए आगे लेक्चर्स में मैं बताऊंगा, पर यहाँ पे सिर्फ एक सेल कंसीडर करेंगे और जितनी बात मैं बताऊंगा बस उतनी बात ध्यान से सुननी है। एनसीईआरटी का जब ओवरव्यू आप देखने लगेंगे तो स्टार्टिंग ही यहाँ से है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल लिया गया था और प्लांट सेल लिया गया था। कौन से एनिमल सेल लिए गए थे? ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन चीक सेल लिया गया था और ओनियन पील सेल। मैं उम्मीद करूंगा ये दो चीजें जो हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। ह्यूमन चीक सेल, उनके गालों का सेल लिया था ह्यूमन के, और ओनियन पील सेल मतलब जो प्याज होता है उसका पील लिया था। पील मतलब छिलका होता है। तो ये दोनों सेल लिए थे और इन दोनों सेल्स पर जो है साइंटिस्ट ने देखा था। अगर आप देखेंगे तो साइंटिस्ट हमारे जो सॉन थे उन्होंने भी वही बात बताई थी जो बाद में ओवरव्यू ऑफ सेल में दी गई। तो क्या बात थी? बात ये थी, अब याद कीजिए, उन्होंने जो रिसर्च किया था एनिमल्स पे, उन्होंने क्या बताया था? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन एनिमल सेल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन। यही बताया था ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था या सेल मेम्ब्रेन बताया था? प्लांट्स के बारे में उनकी जब क्यूरियोसिटी बढ़ी तो उन्होंने प्लांट्स के भी बारे में रिसर्च किया था। तो उन्होंने इसके बारे में क्या बताया? इट हैज़ एडिशनल वॉल, इट हैज़ एन एडिशनल वॉल, एन एडिशनल वॉल, सेल वॉल, है ना? उनका रिसर्च यही था और उन्होंने यही बताया था। सेल वॉल। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें तो आपको याद होंगी पिछले लेक्चर की और रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे से कि जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है उसमें कल स्वॉन की हाइपोथेसिस को ही क्या बना दिया गया? इसका ओवरव्यू बना दिया गया। अच्छा, मैं कह तो रहा हूँ, कई बार मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लांट्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, पर बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि ये है क्या आखिर, है ना? तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं यहीं पर क्या होता है। ये जो मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा गड़बड़ बन जा रहा है। बेटा मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है ना, इस पे कोई वो नहीं करेगा। ये सर्कल ही है और कुछ मत समझना इसको। ये जो आउटर मोस्ट दिख रहा है और दोनों, ये दोनों आउटर मोस्ट चीज़ें हैं। अब देखते हैं, एक ये हो गया और एक
एक मिनट रुकिएगा। अच्छे से बना देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे आपकी सर अच्छे से नहीं बना है। अब लेबलिंग करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि प्लांट सेल में जो मैं सेल वॉल कब से कर रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कह रहा हूँ, ये है क्या आखिर। ये एनिमल सेल के नीचे मैंने इसको ड्रॉ किया है, इसको प्लांट सेल के नीचे ड्रॉ किया है, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, एक में नहीं बताया है। ये जो है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट है कि नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं अभी मैं बताऊंगा। और ये है एक टिपिकल प्लांट सेल, जिसके ये जो आप देख रहे हैं ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट ये जो एक चीज़ है जिसको एडिशनल देखा था, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये आउटर मोस्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है एनिमल्स में, बट एक एडिशनल चीज़ देखी गई, वो थी सेल वॉल। किसमें देखी गई, प्लांट्स में देखी गई, है ना। तो ये अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये एडिशनल है कि नहीं। ये जो था, अगर ये सेल वॉल नहीं होता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मेम्ब्रेन होता, है ना। पर वो प्लांट्स में एक एडिशनल फीचर है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेल वॉल। तो इतनी बातों को जो है पॉज कीजिए, पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, वैसे तो साइड हूँ मैं, हो गया होगा। अब आगे समझेंगे। ओवरव्यू ऑफ सेल में इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे, बाद में उसकी लेबलिंग करेंगे। वो एक टिपिकल सेल ही है, सॉरी थोड़ा गला खराब है, वो एक सेल ही है, बट अभी कंसीडर नहीं करेंगे या वो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, अभी इस पे दिमाग दौड़ाने नहीं जाएंगे। बस ध्यान देंगे ये एक सेल का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये बनाते जाइएगा, पेन कॉपी अगर लिए होंगे तो बनाते जाइएगा, नहीं तो बनाने का बहुत टाइम मिलेगा। अगर पेन कॉपी लेके बैठे हो तो बनाते जाइए। अब देखिए ध्यान से, ये जो है एक सेल है, अब इसमें लेबलिंग कर रहा हूँ बहुत। अब अगर नहीं बनाया होगा स्ट्रक्चर तो पेन कॉपी को साइड में रख दीजिए, बाद में बहुत टाइम मिलेगा बनाने को। बस ध्यान से देखिए, ये जो सबसे बाहरी लेयर है,
अभी मुझे सब कुछ एक में बताना है, तो इसलिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि ये कौन सा सेल है। इसको ध्यान देंगे क्या है, ये सेल वॉल है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ऐसे डॉट डॉट करके बनाया है, ये साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये हमारा सबसे सेल में प्यारा जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो दिख रहा है कुछ, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसको बोलते हैं राइबोसोम। और ये जो है हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। अगर आपने ध्यान से पहले लेक्चर को देखा होगा तो थोड़ा ईमानदारी दिखाइएगा और कमेंट में इसको पॉज करके मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका कमेंट में आंसर लिखिएगा। जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, वो जो है कमेंट में लिख दीजिएगा। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने लेबलिंग की सेल वॉल की, उसको भी देखते हैं। पहले देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो यूनिवर्सल जो है मेम्ब्रेन होता है। पहले अच्छा इसको बना लीजिए, या तो मैं हट जा रहा हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। इसमें एक चीज़ और बनाना है। इसको नाम देते हैं हम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इसको। मतलब पॉज करके कर लीजिए। हो गया होगा, देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन रख दीजिए। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये यूनिवर्सल होता है। ये यूनिवर्सल इसलिए होता है, मैंने जब अभी पिछले स्लाइड में जब बनाया होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल बनाया होगा, तो उसमें मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में दिखाया है, मतलब दोनों में प्रेजेंट है। वाइडली आप खुद सोच के देखिए, वाइडली सबसे ज़्यादा अर्थ पे क्या हमें दिख रहा है, प्लाज्मा प्लांट दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे, आजकल माइक्रोस्कोप से उसको भी देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है अगर, तो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। इतनी बात समझ में आई। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स का फीचर है, वो सिर्फ प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में या बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स में नहीं होगा। बट ध्यान देंगे, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो सब में होगा। ये यूनिवर्सल है, समझ में आया होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये साइटोप्लाज्म, इसको मिटाता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद आगे बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मिटा दो इसको मैं, ठीक है। अब जो मैंने सेल बनाया था, सेल के अंदर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, उसका एक एक करके जो है ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। मतलब बहुत छोटे में अभी तो डिस्कशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद करेंगे अच्छे से, ध्यान देना। अब पेन कॉपी रख देना, लिखने का टाइम बहुत मिलेगा। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है?
देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये बात तो हमें पता है कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, बट इसका कुछ और यूनिक फीचर भी होता है। तो आज हम उस चीज़ को थोड़ा साइड में रखते हैं, उसको लास्ट में लिख लेंगे, पर इसके और कुछ यूनिक फीचर हैं उसको देख लेते हैं। पहले मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल membrane which decide what comes in the cell and what goes out out of the cell। देखिए बहुत भारी भरकम लाइन लग रही होगी, है ना, पर अभी नहीं लगेगी, कुछ टाइम रुक जाइए, नहीं लगेगी। सेमी परमिएबल का मतलब पहले समझते हैं कि सेमी परमिएबल क्या होता है। सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। परमिएबल मतलब जिसके आर पार कोई सब्सटेंस हो वो जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, घर में चाय बनता होगा तो चाय को जो है उसमें चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब डालते हैं। तो सोचिए चाय पत्ती और अदरक जो होता है वो चाय में पूरी तरह मिक्स नहीं होता, है ना। जब चाय छाना जाता है छन्नी से, वो छन्नी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ऐसे रिलेट कीजिए, जो छन्नी है चाय की वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हम उसमें चाय बना के डाल रहे हैं। तो जो चाय है, जो मॉलिक्यूल्स, जो सब्सटेंस ऐसे हैं जो उसको पार कर सकते हैं उस छन्नी को, वो तो पार कर जाएंगे। और जो सब्सटेंस बड़े हैं जैसे अदरक हो गया, ठीक है, और जो चाय पत्ती हो गई, वो छन्नी को पार नहीं कर पाएगी। वैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्या, विच डिसाइड व्हाट कम्स इन सेल, यही डिसाइड करेगा कि क्या सेल के अंदर आएगा और क्या सेल के बाहर जाएगा। जैसे में ये मैक्रो मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल के अंदर आने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। क्यों रोकता है? ताकि वो सेल को हार्म न करे, ताकि कोई डिजीज़ कॉज ना हो हमारे बॉडी में। और ये बाहर जाने में भी रोकता है। ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं, जीव द्रव्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो उसको बाहर जाने से रोकता है। और एक काम करता है, ये स्वेटिंग का काम कराता है। जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो ये स्वेट जो है इसी के मेम्ब्रेन से बाहर जो है आता है। तो समझ में आया कि इसका फीचर क्या होता है, क्या करता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। व्हाट कम्स इन सेल एंड व्हाट गोज आउट ऑफ सेल, ये कौन डिसाइड करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, और मैं 2 लेक्चर से वो स्टेटमेंट आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर आपको वो स्टेटमेंट समझ में आ जाए, अगर पता चल जाए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ समझा ही रहा हूँ। पर सोचिएगा कि आपने इस लाइन को सुना है, क्या आप रिलेट कर पा रहे हो चैप्टर को कि नहीं। सुनिएगा, इट इंटरैक्ट्स outside of the world, दिमाग लगाइए। सुना है आपको, ये लाइन नहीं सुनी होगी, पर ये पता होगा ही जो मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। सोचिए, ठीक है, अगर पता होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। इट इंटरेक्ट्स आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है। लॉजिक लगाइए, कोई आउटर मोस्ट लेयर होगी तभी तो वो बाहरी इन्वायरमेंट से जो है इंटरेक्ट करेगी। जैसे मेरे हाथ की जो सेल हैं, इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको मैं फील कर पा रहा हूँ। हालांकि इसके ऊपर भी कुछ परतें होती हैं। तो ये
क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहा है। मैं इस बोर्ड को टच कर रहा हूँ, आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहा है। मैं मार्कर को उठा रहा हूँ, हाथ पे रख रहा हूँ, छू रहा हूँ, ये आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना हुआ, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अल्टीमेट ये क्या बताना चाहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। और ये स्टेटमेंट देख के लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या लिख दिया है, क्या ही ऐसा जो है बवंडर है जो आ गया है, नहीं समझ में आ रहा है। पर ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बता क्या रहा है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं वही बता रहा है। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में छोटा सा ओवरव्यू। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम बढ़ते हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड एक पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसको समझ लेते हैं। साइटोप्लाज्म बहुत ध्यान से सुनिएगा। साइटोप्लाज्म क्या होती है, मैं बोलता हूँ, मैं अपने फर्स्ट लेक्चर से बोलता आ रहा हूँ कि जब भी आपको कोई नाम दिख जाए, कोई बायोलॉजी में टर्म दिख जाए, तो फर्स्ट अगर वो डिकोड होने लायक है तो उसको डिकोड कीजिए। जैसे साइटोप्लाज्म है, बिल्कुल डिकोड होने लायक है। साइटो इट मीन्स सेल, हम जानते हैं। प्लाज्म का आज मैं मतलब बता दे रहा हूँ, H2O। साइटोप्लाज्म सेल प्लस H2O। अब रिलेट करेंगे कुछ चीज़ों से, कुछ एग्जाम्पल है उससे रिलेट करेंगे। आई होप कि आपने तालाब जो है देखा होगा, और नहीं भी देखा होगा तो आप मूवीज़ देखते हैं, कार्टून देखते हैं, उसमें देखा होगा। तो जो तालाब होता है वो साइटोप्लाज्म कुछ इसी तरह का है, वो एक तालाब की तरह है। तालाब की जो बाउंड्रीज होती हैं वो मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो तालाब होता है वो साइटोप्लाज्म है। अब उस साइटोप्लाज्म में हम क्या, मतलब अब उस तालाब में हम क्या क्या कर सकते हैं। आप या कोई होते हैं ना बच्चे जिनको उस तालाब में नहाने का बहुत शौक होता है, तो एक साइड से तालाब में कूद जाते हैं, वो वहाँ पे अपना नहा रहे हैं, वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। जो गांव में अभी भी लेडीज़ होती हैं जो बुढ़ी हो गई हैं, वो क्या करती हैं, तालाब में जाती हैं, वो एक साइड अपने कपड़े धुल रही हैं, है ना, एक साइड में तालाब के नीचे के साइड में मछलियां जो है अपना वो अलग काम कर रही हैं। उसके और नीचे जाएंगे तालाब के तो छोटे छोटे जो मराइन वाटर के प्लांट हैं वो अपना अलग लिविंग मतलब एक्टिविटी को शो कर रहे हैं। तो देखना है ना, एक तालाब में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आप तैर रहे हैं, दादी माँ मान लीजिए आपकी कपड़े धुल रही हैं, साइड में मछलियाँ अपना तैर रही हैं, फैमिली प्लानिंग कर रही हैं, है ना, प्लांट्स अपना अलग जो है कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। तो एक तालाब में कितनी सारी एक्टिविटी हो रही है ना, बट उस एक्टिविटी को होने के लिए तालाब का हम एक एरिया चुनते हैं। मान लीजिए आप जिस एरिया में तैर रहे हैं वो एक एरिया अलग है, तालाब थोड़ा बड़ा है। तो वैसे ही ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये ये तालाब जैसा होता है, ये मैक्सिमम पार्ट तालाब का घेरता है, ऑक्यूपाई करता है। देखते ना तालाब में मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, पानी ही तो होता है। वैसे ही साइटोप्लाज्म होता है, it occupies maximum part of cell। ये समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने बताया आपको एग्जाम्पल दिया कि आप नहाते हो, दादी माँ कपड़े धुलती हैं, मछलियाँ फैमिली प्लानिंग करती हैं, प्लांट्स अलग अपना लाइफ स्पैन जी रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ। साइटोप्लाज्म में, अब साइटोप्लाज्म में भी ऐसी ही चीज़ें हैं। देखिए मैंने जब स्ट्रक्चर बनाया था उसमें डॉटेड लाइन में था, वो समझ लीजिए साइटोप्लाज्म है, तालाब का पानी। अब उसमें क्या क्या है मैंने न्यूक्लियस बना के दिखाया आपको। उस साइटोप्लाज्म में मैंने गोल्जी एपरेटस बना के दिखाया, माइटोकॉन्ड्रिया बना के दिखाया, उसी न्यूक्लियस से अटैच मैंने ऐसे ऐसे करके राइबोसोम दिखाया। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना अलग काम कर रही है उसी साइटोप्लाज्म में, गोल्जी एपरेटस अपना अलग काम कर रही है, न्यूक्लियस अपना अलग काम कर रही है। तो देख रहे हैं ना कितना रिलेटेबल है। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है मेन एरिना
मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी, मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी। मेन एरिना, एरिना का मतलब एरिया, एरिया से रिलेट करेंगे। फॉर सेलुलर एक्टिविटी, सेल जो अपनी एक्टिविटी करता है, मतलब साइटोप्लाज्म पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो वो क्या एनर्जी जनरेट करेगा। गोल्जी एपरेटस ये पैकेजिंग का काम करता है ना। और जो न्यूक्लियस होता है वो क्रोमोसोम को कंटेन करके रखता है। तो ये साइटोप्लाज्म है। इसका एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। एक थर्ड पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। इट कीप आवर सेल इन लिविंग स्टेट, इन लिविंग स्टेट, है ना। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बोल दिया, ये बोल दिया ये हमारे सेल को लिविंग स्टेट में रखता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक टाइम के लिए मान लीजिए नहीं है, तो सेल हमारा फिर भी क्या होगा, माना जाएगा कि ये लिविंग है। बट अगर साइटोप्लाज्म किसी सेल में से निकाल दिया जाए तो वो एब्सोल्यूट है कि नॉन लिविंग हो जाएगा। साइटोप्लाज्म को अगर हटा दो तो वो एब्सोल्यूट है सॉरी, कि वो नॉन लिविंग हो जाएगा। कैसे, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक ऐसी बात जो आप 12th में जाओगे तो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ोगे तो उसमें अच्छे से पता चलेगा। एनसीईआरटी की ही लाइन है, आपको एक फादर से सब कुछ मिल जाएगा, आपका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर, आप कैसे हो, कैसा बिहेवियर होने वाला है, आपको सब मिल जाएगा। आपको एनर्जी भी उन्हीं से मिल जाएगी, सब कुछ। बट एक चीज ऐसा है जो आपको सिर्फ अपने मदर से मिलेगी, वो है साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। जब तक साइटोप्लाज्म आपको मदर के ओवम से नहीं मिलेगी, आप फीटस ही रहोगे पर डेड रहोगे। जब मदर अपना ओवम जो है देंगी, उसमें से जो साइटोप्लाज्म होगा वो आपको देंगी, तब आप लिविंग होंगे, तब आप इस दुनिया में कदम रख सकते हैं। दैट्स द इम्पॉर्टेंट ऑफ मदर एंड द साइटोप्लाज्म एंड हर साइटोप्लाज्म जो आप लेकर इस अर्थ पे आते हो। तो दोनों, इस चैप्टर की भी और साइटोप्लाज्म की और आपकी मदर की रिस्पेक्ट कीजिए। बस इससे ज़्यादा और मतलब मेरे पास कुछ है नहीं कहने को, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि साइटोप्लाज्म अपने बच्चे को देना और उसको इस दुनिया में लाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे सेल्स को जो है लिविंग स्टेट में रखता है ना। हमारे सेल्स को लिविंग स्टेट में रखने का इसका बहुत बड़ा रोल है। इतनी बातें अगर लिख ली होंगी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया होगा, मैं साइड ही रहता हूँ। चलिए ले लीजिए फिर टाइम हो तो। अब यहाँ पे मैं जो एक टॉपिक छोड़ रहा हूँ वो न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस का मैं वो एक टॉपिक इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द चैप्टर न्यूक्लियस ही बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। न्यूक्लियस ही बहुत जो है बड़ा में दिया हुआ है, तो उसको वहीं पे जो है हम पूरा करेंगे। यहाँ पे जो दो छोटे और ऑर्गेनल हैं, एक तो इसमें मैंने मेंशन किया है। अब देखेंगे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के ऊपर मैंने कुछ ऐसे यूं करके एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम बोलेंगे। उसको ऊपर वाले पार्ट में मैंने से डॉट भी किया था उन लाइंस पे, तो वो क्या थे, राइबोसोम थे। तो हम राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं कि राइबोसोम होते क्या है। राइबोसोम जो होता है वो यूनिवर्सल मेम्ब्रेनलेस, कैरेक्टरलेस नहीं समझेंगे, मेम्ब्रेनलेस है।
मेम्ब्रेनलेस, यूनिवर्सल मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल यूनिवर्सल मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। यूनिवर्सल मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल क्यों बोल रहे हैं, अभी समझ, इसको आराम से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल हम इसको क्यों बोल रहे हैं, यूनिवर्सल हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि ये मतलब दोनों में पाया जाएगा। ये दो, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ये पाया जाता है, इट फाउंड ऑन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब ये मेम्ब्रेनलेस क्यों है, मेम्ब्रेनलेस इसलिए है क्योंकि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि मेम्ब्रेन नहीं होता तो मेम्ब्रेनलेस है। मेम्ब्रेन लेस होता है बिकॉज हैव नो मेम्ब्रेन। अब ये राइबोसोम है। राइबोसोम जो है देखेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अलग अलग टाइप से जो है अटैच होता है। यूकैरियोटिक में किस तरह से अटैच होता है, किस तरह से पाया जाता है, यूकैरियोटिक में ये डायरेक्टली नहीं, ये ऑर्गेनेल से अटैच होता है। ऑर्गेनेल्स अटैच विथ ऑर्गेनेल्स। तो ये किससे अटैच होगा राइबोसोम, यूकैरियोटिक में अटैच विथ ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक में कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक में जो होगा राइबोसोम वो डायरेक्टली अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डायरेक्टली अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया राइबोसोम। आई होप समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। राइबोसोम को मैं यूनिवर्सल और मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल बोल रहा हूँ। यूनिवर्सल और मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल से बोल रहा हूँ कि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। एक टाइप को सेल्स होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं और एक प्रोकैरियोटिक होते हैं। अभी इस लेक्चर के जस्ट बाद इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो बस इतना ध्यान दीजिए कि हम यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में पाए जा रहे हैं। अब दोनों में कैसे पाए जा रहे हैं, ये यूकैरियोटिक में ऑर्गेनेल से अटैच होते हैं। ऑर्गेनेल मतलब जैसे एक न्यूक्लियस हो गया, तो जो न्यूक्लियस है उससे मैंने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर करके बताया था, वो उससे अटैच है। तो वो साइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है, वो किससे अटैच है, एक ऑर्गेनेल से अटैच है। और दूसरी बात, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया था, अब सोचिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से जो है एनर्जी बना रहा है, ये राइबोसोम ही प्रेजेंट है। तो मैंने जो ऐसे वेब करके जो है उसके अंदर सर्कल में बनाया है, उस पर राइबोसोम पाया जाता है। तो कैसे ये पाया जा रहा है, ये अटैच हो रहा है किसके साथ, अटैच हो रहा है ऑर्गेनेल्स के साथ। अब फिर उसके बाद देखेंगे ये प्रोकैरियोटिक में कैसे पाया जा रहा है। तो ये प्रोकैरियोटिक में जो है डायरेक्टली अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, कोई बकवास नहीं, सीधा अटैच होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जो होगा सारा सेलुलर एक्टिविटी वो वहीं से करेगा। ठीक है, अब देखते हैं राइबोसोम हो गया। एक और स्ट्रक्चर है, राइबोसोम से ही मिलता जुलता है पर थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है उसमें। उसका नाम है सेंट्रोसोम। मैंने सेल में बनाया नहीं है उसको, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने सेल में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं उसको ये नहीं बता रहा हूँ कि या तो ये वो प्लांट सेल होगा या एनिमल सेल होगा, इसलिए मैं उसको मेंशन नहीं किया। यहाँ पे देखेंगे सेंट्रोसोम क्या होता है। ये जो सेंट्रोसोम होता है ये यूनिवर्सल नहीं होता, बट मेम्ब्रेनलेस होता है। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल ओनली प्रेजेंट, मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल
मेम्ब्रेनलेस है, ऑर्गेनल है, ओनली प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन सेल। और ऊपर देखिए जो राइबोसोम है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो यूनिवर्सल है, मतलब वो दोनों में प्रेजेंट हो रहा है, दोनों में, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, मतलब नॉन लिविंग और लिविंग, वो प्लांट्स में भी होगा और एनिमल्स में भी होगा। बट यहाँ पे देखिए ओनली प्रेजेंटिंग एनिमल सेल्स, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। ये समझ में आया? इसको, ये जो सेंट्रोसोम है उसको बस एज इट इज पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला एक चैप्टर है सेल साइकिल सेल डिवीजन, इसका बहुत रोल है और बहुत बाद में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये दोनों मेम्ब्रेनलेस है तो क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो सेंट्रोसोम है, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। और इसका एक और फीचर है सेंट्रोसोम का, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट काम है सेल डिवीजन भी कराना, नहीं तो इतने बड़े ऑर्गेनिज्म कभी बन ही न पाए। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन ऑफ सेल। ये चीज और ये चीज दोनों में फर्क बस इतना है कि ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये एनिमल सेल्स में ही बस पाया जाएगा। ये सेल डिवीजन का काम करता है, सेल को डिवाइड कराने का काम करता है। आगे आने वाले चैप्टर में ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की तो सबको पता होगा, एक कहावत सी हो गई है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अभी वो कहावत ही बस लिख लो, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी मैं माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, दो स्ट्रक्चर सेल में ऐसे होंगे जिसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। इसको छोड़ने का रीज़न ये है कि ये बहुत डिटेल में दिया है। और न्यूक्लियस छोड़ा मैंने, 3 चीज़ें छोड़ी आपको, जो है इस छोटे से डिस्कशन में मैंने 3 चीज़ें छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में हमारे चैप्टर में है, और जब हम उसको पढ़ने लगेंगे तो ये वही पर ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज़न होगी। सेल मेम्ब्रेन इतना डिस्कशन में नहीं था, राइबोसोम भी डिस्कशन में है। तो जो डिस्कशन हो सकता था, जिसको हम यहाँ पे बात कर सकते थे, ओवरव्यू एक ले लिया है। जब आप अपनी 11th बायोलॉजी का ये पन्ना खोलेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल में, तो आपको सारी बातें एज इट इज़ मिल जाएंगी, एनसीईआरटी की लाइंस मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आज इतना ही रखते हैं। लेक्चर को हमेशा थोड़ा लाइट रखने का मैं कोशिश करता हूँ, ताकि आप देख सको, इसको अच्छे से नोट कर सको। और कुछ जो है लेक्चर में कभी कभी शूट करते टाइम पे कुछ आउटर नॉइस आ जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स 2-3 दिन में जो है आपको ट्रबल झेलना पड़ेगा, फिर उसके बाद सही हो जाएगी। और मैं फिर यही बोलूँगा कि अपना जो बेल आइकन है उसको ऑन रखिए, क्योंकि ये लेक्चर आते रहेंगे। ये कोई ऐसा लेक्चर नहीं है कि जो आया 2 दिन आया चला फिर बंद हो गया। तो बेल आइकन को ऑन रखिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी ये बताइए, ताकि वो इस लेक्चर का बेनिफिट ले सकें, क्योंकि ये टू द एनसीईआरटी बात हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ऑल। थैंक यू।